जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦਾ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੱਦ ਕਾਠ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮਾਸ਼ੀ ਔਰ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। जी प्लीज़ मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। सियालकोट चूँकि मेरा भाई शहर भी है और मुझे इस शहर से बहुत ताल्लुक़ है। मुझे अमेरिका और बरतानिया हर जगह पे स्कॉलरशिप भी थे, सेटलमेंट की गुंजाइश भी थी और इस्लामाबाद भी मेरे पास गुंजाइश थी, वहाँ भी मैंने घर नहीं बनाया। मैं सियालकोट में ही रहना चाहता हूँ। सियालकोट वापस आना एक लिहाज से बहुत मुश्किल बात है कि जब आप इस्लामाबाद की या अमेरिका की जहाँ मैं पढ़ा हूँ उसकी आदतों में और उसकी रिहायशी फैसिलिटीज़ की आदि होगी। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए सियालकोट की तरक्की बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि सियालकोट एक वाहिद शहर है जो पाकिस्तान को मौजूदा तकलीफ़ों से निकाल सकता है। आज सियालकोट की जो तकलीफ़ें हैं उसमें बुनियादी बात यह है कि हम जो सियालकोट शहर का तमद्दुन है और सियालकोट शहर के जो रिसोर्सेज हैं और सियालकोट की जो क़ुव्वत है वो पीक पे जाकर ज़वाल पजीर होती देख रहे हैं। उसकी एक वजह यह है कि सियालकोट हो या जापान हो या जर्मनी हो, असल क़ुव्वत इंसानी वसाइल होते हैं। क्योंकि आप देखें जापान में ना तेल है ना लोहा है, जर्मनी में थोड़ा सा लोहा है, तेल है नहीं, फ्रांस में भी ये वसाइल मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो मुल्क G8 में शामिल है, वो मुल्क तरक्की कर गए हैं और वो मुल्क तरक्की करके गए हैं इंसानी वसाइल की तरक्की के साथ। और सियालकोट वो इलाका है जो कि ज़रख़ेज़ तरीन इलाका है सदियों से इंसानी जहन की तरक्की के लिए। अगर पाकिस्तान में किसी भी इलाके का आप ये देखें कि उसने पर कैपिटा एजुकेशन और पर कैपिटा पैसा पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज में और इंडिविजुअल इनकम टैक्स पर कैपिटा देखें तो सियालकोट की कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट है। अगर जी हम ये देखते रहते हैं कि कराची वाले एक बयान देते हैं और वो जस्टिफाइड बयान है कि कराची बल्क कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन कराची जो बल्क कंट्रीब्यूट करता है उसकी वजह यह है कि बैंकों के हेडक्वार्टर कराची में है तो सारे टैक्स वहाँ कट जाते हैं। इसकी वजह यह है कि कराची में पाकिस्तान की सिंगल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बंदरगाह है, तो जितनी एक्सपोर्ट के टैक्सीज हैं या इम्पोर्ट के टैक्सीज हैं वो वहाँ पे कट जाते हैं और कराची 2 करोड़ लोगों का शहर है। सियालकोट के बारे में मेरी कभी कोई परेशानी नहीं रही कि हम हर ख़राब चीज़ को ठीक कर सकने की अहलियत रखते हैं। उसकी वजह यह है कि हर ख़राब चीज़ को ठीक करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक इल्म और एक जद्दोजहद। सियालकोट के लोग नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड के बर्फ़ानी सहराओं में भी काम कर रहे हैं और तपते हुए सहराओं में कतर, कुवैत और सऊदी अरब में भी काम कर रहे हैं। और हर जगह जहाँ ये काम कर रहे होते हैं कोई आदमी फिलिपिनो हो या इंडियन हो, बांग्लादेशी नज़दीक नहीं आ सकता। उसकी वजह इनकी स्किल भी है और इनकी मेहनत भी है और इनकी जद्दोजहद भी है। आज सियालकोट में कुछ ऐसी चीज़ें ख़राब हो गई हैं जिसके लिए हमें इज्तिमाई कोशिश की ज़रूरत है। सियालकोट में टैनरीज का एक प्रोजेक्ट मैंने कोशिश करके शुरू कराया था 3 दहाई पहले। मेरा चूँकि प्लानिंग कमीशन में काफ़ी देर पोस्टिंग रही है तो प्लानिंग कमीशन में सबसे बड़ी बात थिंकर्स की होती है। सारी दुनिया में जो टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उन्हें प्लानिंग कमीशन में लाया जाता है, अमेरिका में भी, बरतानिया में भी, क्योंकि वो सोच सकते हैं आगे का। उस वक्त ही हम बता रहे थे कि सियालकोट में ग्राउंड वाटर का बहुत बड़ा मसला है, वही पानी हम पीते हैं, वही पानी से लोगों ने बीमार होना है, तो टैनरीज को बाहर रखें। अब वो टैनरीज का पानी जब नीचे चला गया है, टैनरीज को साफ़ करने में क्रोमियम यूज़ होता है और वो जो एफुलेंट वाटर है वो सारा अब लोगों को बीमार कर रहा है, हेपेटाइटिस की सूरत में भी और दूसरी जल्दी बीमारियों में भी। अगर हमने अपने शहर के लोगों की सेहत का ख्याल ना रखा, जो पुरानी कहावत है कि सेहत है तो ज़िंदगी है, सेहत है तो जहान है, और हमारे बच्चों की अगर मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है, जिसको अब मैयर किया जा रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे से कद में छोटे हैं, उनके सर हमारे से छोटे हैं, उनकी सलाहियतों पर फ़र्क पड़ जाएगा।
اور یہ اسی وجہ سے پڑھ رہا ہے۔ اس میں ایک اور ریسرچ میں نے ذاتی جو کی تھی وہ میں نے کی تھی WHO کے ساتھ مل کر، وہ WHO کے ساتھ میں نے مل کر یہ کی تھی نیوٹریشن کی، کہ جب ہم بچے تھے تو میرے شہر سیالکوٹ میں، ہر چیز کو واپس سیالکوٹ میں لے آتا ہوں، فروٹ کی 2 بہت چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں اور چند ریڑیاں تھیں جس پہ فصلی فروٹ ہوتا تھا، اور فروٹ لوگ کھاتے تھے چند لوگ، اور سال میں 2 دفعہ وہ بھی 4 دفعہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی کی ہے، ہر گھر میں تقریباً ہر دوسرے دن فروٹ آتا ہے، ہر آدمی گوشت بھی کھاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوٹریشن کی جو کیپیبلٹی ہے اور اسینشل ایسڈ کی اور میٹلز کی وہ بڑھ گئی ہے۔ تو اگر ہمارے یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں تو ہمارے بچے سٹنٹنگ کا شکار کیوں ہو رہے ہیں، ان کے سر کا سائز کیوں چھوٹا ہو رہا ہے؟ تو اس کے اوپر مجھے اللہ نے بڑی عزت دی کہ مجھے ساری دنیا میں اس بات کو اپریشیٹ کیا گیا کہ آخر وہ وجہ ڈٹرمن کیسے ہوتی ہے۔ وہ میں نے وجہ ڈٹرمن کی کہ ہمارے بچوں کو جو پانی پلایا جا رہا ہے وہ آرسینک اور کرمومیم کا ہے۔ انہیں خوراک تو اچھی مل رہی ہے لیکن معدے میں وہ کیپیسٹی نہیں اس خوراک کو حاصل کر کے جسم کا جز بنانے کی، اور اس کی وجہ سے وہ خوراک بے اثر ہوتی جا رہی ہے، ضائع ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ ایک ایسا کام ہے، اس کو اگر ہم نے آگے چلایا تو ہماری نسلوں میں وہ کام کرنے کی صلاحیت کے علاوہ ان کی جو دماغی صلاحیت ہے اس کے اوپر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ جو میں ڈائیورسفیکیشن کی بات کرنے چلا، سیالکوٹ کو اللہ نے رزق دیا ہے اور سیالکوٹ نے پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے، یہ چیزیں وقت کے ساتھ سٹیگننٹ ہوتی چلی جائیں گی کیونکہ کمپٹیشن بڑھ رہا ہے۔ دنیا کے اندر نئے بزنسز آ گئے ہیں، سیالکوٹ کو ایک نئے بزنس IT میں جانا ہے، کیونکہ اگر میں نے ایک پالیسی بنائی تھی جو نیشنل IT پالیسی پہلی بنی 84 میں، ڈاکٹر محبوب الحق صاحب نے مجھے 24 سال کی عمر میں اس کا سیکرٹری مقرر کیا 1984 میں، کیونکہ میں IBM 4300 سیریز پہ کام کر کے آیا تھا۔ ہم نے اس وقت ہی بتا دیا تھا کہ اگر ایکسپورٹ میں کام اگر ہونا ہے تو IT کی ضرورت ہمیں ہے، اور 92 تک ہم انڈیا سے بہت آگے تھے اس سے، اور 92 میں جب یہ دہشت گردی کی وجہ سے کام تھرڈ پارٹی کی طرف جانے لگا تو پاکستان کے پاس زیادہ وسائل تھے، لیکن اس وقت کوئی حکومتوں کی بار بار تبدیلی کی وجہ سے وہ کام نہیں ہو سکا، جو کہ 98 کے اندر ایک اور IT پالیسی بنی جس کو ہیڈ کر رہے تھے جنرل احسان صاحب، اور میں اس کا سیکرٹری تھا۔ میاں نواز شریف صاحب نے ہمیں فری ہینڈ دیا تھا۔ اس کے اندر چونکہ ایک ایسا کام تھا جس میں سول اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیکل لیڈرشپ موجود تھی، تو ہم نے نامساعد حالات میں جب کہا جا رہا تھا کہ نئے ادارے قائم کرنے کے پیسے نہیں ہیں، 4 ادارے مجھے بہت فخر ہے کہ میرے ہاتھوں تلے بنے اور چلے۔ آج نادرا کا اتنی فیسلٹی ہے لوگوں کو، اس وقت کوئی لوگ سوچ نہیں سکتے تھے کہ نادرا کیا کرے گا۔ تو جنرل احسان صاحب اور میں جب نواز شریف صاحب کا اساسن اقبال لے کر گئے ہمیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو فری ہینڈ ہے، اب مجھے آپ کی قابلیت پہ یقین ہے، حسن اقبال صاحب، جنرل صاحب اور گیلانی صاحب، آپ جو مرضی کریں۔ لیڈرشپ کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سپورٹ کرتی ہے کہ یار جو مجھے پتہ ہے آدمی ٹھیک ہے وہ کام کرے، اور ہم نے نادرا بنا دیا، اس کے بعد ہم نے PTA بنا دیا، پھر ہم نے IT منسٹری بنا دی، اور اسی درمیان پیمرا بنا۔ ایک چوتھا ادارہ ایسا تھا جو میں نے بنا دیا، لیکن پھر منسٹری آف انڈسٹریز نے کہا، خواہش کا اظہار کیا کہ یہ وہ بنائیں گے سمیڈا۔ وہ بھی بہت اچھا آئیڈیا تھا، لیکن وہ چونکہ اس کے اندر پرپیچولیٹی استقامت نہیں تھی ان آفیسرز کی جنہوں نے لیا تھا، کیونکہ ایک شوق کے ساتھ کام کرنا اور ایک پاگل پن کے ساتھ کام کرنا یہ لازم ہے اگر آپ نے کوئی ادارہ کھڑا کرنا ہے۔ ادارہ کھڑا نہیں ہو سکتا اگر آپ لکیر کے فقیر اور اصولوں اور ضابطوں اور قانونوں پہ چلتے ہیں۔ ادارہ اس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ یہ آدمی مجھے اچھا لگا، میں نے رکھ لیا، جاؤ میرے خلاف نیب میں کیس، یہ آدمی میں نے رکھ لیا، جاؤ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا۔ جو اچھے آدمی آپ نے ان کو رکھنا ہے، ان کو فری ہینڈ دینا ہے۔ تو یہ کیا جی پلیز۔ اس سلسلے میں ایک میں نے کاوش کی تھی کہ ایک سویڈش گورنمنٹ سے تعاون کر کے ایک بڑی یونیورسٹی بنائی جائے جس میں سویڈن کے پروفیسر بھی پڑھائیں، اور سمبڑی کے قریب 500 ایکڑ زمین بھی حاصل کر لی گئی، لیکن اس کے اندر اگلا سٹیپ جو کرنا تھا وہ پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان وہ اس لیول کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ ہوئی کہ جو ایک پاگل پن کی ریکوائرمنٹ ہے۔ آج جتنی بھی یونیورسٹیاں بنی ہیں دنیا میں وہ کسی نہ کسی
ऐसे आदमी ने बनाई है जिसको लोग कहते थे ओए ओए पागल ही हो, पागल ही हो, पागल ही हो। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इस वक्त अमेरिका का हाई टेक हाईएस्ट यूनिवर्सिटी, उसकी रैंकिंग तो नंबर 1 है बहुत से फील्ड में, लेकिन वो दरअसल यहाँ पे वो अमेरिका को सही कंट्रीब्यूट कर रही है वो है साइबर वेपन्स में। वो कंट्रीब्यूट अमेरिका को कर रही है यहाँ पे जिसको आपके मिलिट्री टेक्नोलॉजी में। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैसे बनी थी? स्टैनफोर्ड जिस आदमी के नाम पे बनाई गई उसका वालिद बहुत करोड़पति आदमी था। वो अपने बच्चे को हार्वर्ड में दाखिल कराने आया। हार्वर्ड वाला गया तो नलायक कैसे नहीं करना, उन्होंने कहा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ यूनिवर्सिटी बनाना है पे इन्हें पैसे स्टैनफोर्ड बनाओ। स्टैनफोर्ड जिस बंदे ने लाया उन्हें क्या दुनिया का काबिल तरीन प्रोफेसर ले आओ, पैसे की परवाह ही कोई नहीं। और अब स्टैनफोर्ड ने अमेरिका बनाने में बड़ा किरदार अदा किया। सियालकोट में मुझे बहुत खुशी है कि मैं उस इलाके में रहा जहाँ पे लामा इकबाल पढ़े, मैं उस कॉलेज में पढ़ा जिसमें लामा इकबाल पढ़े। लेकिन मुझे आज बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बना। हम सियालकोट को इल्म का सेंटर बनाएंगे। दुनिया के अंदर नॉलेज इकानमी के अंदर जाने की लोग जब भी हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान इसके काबिल नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ कि लीप फ्रॉग जंग ना की अगर हमने, अगर कीड़ी की रफ्तार से चले तो ज़माना तो क़यामत की रफ्तार से चल रहा है। तो आज हम अगर 100 साल पीछे है तो 5 साल के बाद 500 साल पीछे रह जाएंगे। हमें जंप करना है, आगे जाना है। मुझे सियालकोट के लोगों की जहानत के ऊपर नाज है। और एक और बात मैंने जर्मनी में बहुत बार बात की है कि सियालकोट दरअसल जर्मनी है। यहाँ पे जैसे पूरे यूरोप को जो स्कॉलर्स दिए हैं, जो म्यूजिशियंस दिए हैं, उसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर का। जर्मनी पहले ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर था, वहीं से सारे म्यूजिशियंस आए, वहीं से सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, वहीं से एटम बम बनाने वाले आए। तो सियालकोट के लोगों ने एटम बम बनाने में भी कंट्रीब्यूट किया हुआ है, सियालकोट के लोगों ने टेक्नोलॉजी में भी कंट्रीब्यूट किया हुआ है। और सियालकोट ने लामा इकबाल, फैज़ मोहम्मद फैज़ और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान पैदा किया हुआ है। और इसके अलावा 40 और बड़े बड़े शायर और अदीब पैदा किए हुए हैं। सियालकोट ने बैदुल्ला सिंधी जैसा इनकलाबी पैदा किया हुआ है। सियालकोट में अब इस बात की ज़रूरत आ गई है कि हम नई जनरेशन को एक बात बताएं कि भाई आप फालतू टाइम बहुत है सियालकोट की, क्योंकि अब्बा पैसे कमांदा भाई 12 रुपये है। इन बच्चों को ये बताने की ज़रूरत है कि आपने फिज़िकल मसल्स बनाने हैं, फिज़िकल मजबूत बनना है। हम 8-8 घंटे क्रिकेट खेलते थे, उसके बाद आके फुटबॉल खेलने लग जाते थे। आज सारे बच्चे स्क्रीनों के ऊपर बैठे हैं, कोई लैपटॉप की स्क्रीन है, कोई टीवी की स्क्रीन है, कोई मोबाइल की स्क्रीन है, या आपस में बैठे हुए ताश खेल रहे हैं। फिज़िकल खेलों का रिवाज उस शहर में ख़त्म हुआ जो स्पोर्ट्स सिटी। मेरा अपना अब सियालकोट शहर में एक एजेंडा है कि मैंने इसे स्पोर्ट्स सिटी कन्वर्ट करना। मुझे पता है कि क्रिकेट लोगों को बहुत पसंद है और इसमें पैसा है, लेकिन क्रिकेट हर आदमी नहीं खेल सकता, महंगी गेम है। हर आदमी हॉकी खेल सकता है। हमने यहाँ से शहनाज पैदा किया, हमने यहाँ से मंजूर जूनियर पैदा किया। हम हॉकी के अंदर एक्सीलेंस अगर पाकिस्तान का माइनस में है तो मेरा आप सब लोगों के साथ कमिटमेंट है कि अगले 5 साल में सियालकोट पाकिस्तान हॉकी को 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स देगा इंशाल्लाह। हम टारगेट बनाएंगे। हाँ, मुझे लोगों ने कहा है कि सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आपके और आपके वालिद के जानने वाले पैसे लें। हमें किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से और किसी बड़े आदमी से पैसा नहीं चाहिए। हम पैसा खुद जनरेट कर सकते, हम पैसा खुद जनरेट करेंगे। हमें ना चंदा चाहिए, ना किसी की मदद चाहिए। मुझे सिर्फ वो जवान चाहिए जो ये कहें कि हम खेलना चाहते हैं। खेलने की फैसिलिटी हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।